शाम होने पर जब गीतांजलि घर लौटती है तभी वाह, ये चाय पीकर तो सारी थकान ही मिट गई। अब बोल, क्या बोल रही थी तू? दरअसल माँ जी, मुझे आपसे उस बंद कमरे के बारे में बात करनी है। क्या? हाँ माँ जी, आपने तो मुझे कह दिया कि वो कमरा जब भी मेहमान आते हैं तब भी खोला जाता है। हाँ तो फिर चंपा मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि उसके सामने तो वो कमरा कभी खुला ही नहीं? अरे उस चंपा की तो ऐसी की तैसी, काम पर लगे हुए उसे 5 महीने हो गए हैं, लेकिन घर में जब जब मेहमान आए हैं तब तब वो छुट्टी पर रहती है। अब पिछली बार की ही बात है, जब जितेंद्र भाई साहब हमारे घर पर आए थे तब भी सारा काम हम दोनों को ही करना पड़ा था। याद है ना तुझे? हाँ माँ जी, वो तो है। तू उसे जाकर बोल दे कि पहले छुट्टियां कम ले, फिर बकवास कर। निकम्मी कही की। हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ जरा माँ से बात करके। उनका कॉल आया था मुझे। फिर एक दिन इशिता जब प्रमोद और गीतांजलि के कमरे के पास से गुजर रही होती है तभी, आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? जरा अपनी जबान पर लगाम लगाओ। कोई भी बात तुम्हारे पेट में रहती ही नहीं, तुरंत उगल देती हो। माफ कीजिए प्रमोद जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। ध्यान रहे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मेरे सारे राज अपनी सहेलियों के सामने उगल दोगी। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कैसे अमीर बने, समझे कि नहीं? जी, समझ गई मैं। और आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों आखिर क्या बात कर रहे होंगे? उस दिन भी जीतू अंकल पापा जी को बोल रहे थे कि ये कोई कांड करके ही अमीर हुए हैं, और आज भी पापा जी माँ जी को इस तरह से कह रहे हैं। कहीं पापा जी ने किसी को लूट तो नहीं लिया? तभी उसे गीतांजलि देखती है। अरे इशिता, तुम हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? आ, वो माँ जी, वो मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी माँ जी। अच्छा, ठीक है बहू। तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो गीतांजलि। अरे दरवाजा तो बंद कर दिया होता। शुक्र है कि इशिता ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचती। जी माफ कर दीजिए मुझे, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। बोलो मत, अब इशिता हमारे घर में रहती है और पहले जैसे दिन नहीं रहे जो जब मन में आए खुलेआम कह दिया। हमें हमारी बातें चार दीवारों के अंदर ही करनी चाहिए। जी, आप सही कह रहे हो। अगली बार से मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब गीतांजलि और प्रमोद 2 दिनों के लिए गांव गए होते हैं तभी, हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है और ये पार्थ तो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। शायद ट्रैफिक में अटक गया होगा। बस वो जल्दी से घर आ जाए, फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। पर ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ऊपर से आ रही है। उन आवाजों को सुनकर इशिता फिर से घबराने लगती है। अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हवा तेज चलने लगती है, जिस कारण सारा सामान भी इधर उधर गिर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खिड़कियां बंद करनी होगी। ओह नो, ये शोपीस तो कितना महंगा था, ये भी टूट गया। इस बारिश ने तो आज हद पार कर दी। इशिता फौरन खिड़कियां बंद करती है। हे भगवान, इतने अंधेरे में मैं टॉर्च कैसे ढूंढूंगी? पता नहीं कहाँ पर रखी है मैंने टॉर्च। और ये आवाज, ये तो और ज्यादा आ रही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर जाकर पता लगाना ही होगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है। जैसे तैसे इशिता टॉर्च ढूंढकर ऊपर चली जाती है। कौन है? किसकी आवाज है ये? तभी इशिता को एक चूहा दिखाई देता है। हे भगवान, ये तो एक चूहा निकला। तो इस बुद्धू ने इतनी उधम मचा रखी थी और मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी। चलो अच्छा हुआ कि ये आवाजें इस चूहे के कारण आ रही थी, वरना मेरे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे डरावने ख्याल आ रहे थे। इशिता, कहाँ पर हो तुम?
लगता है पार्थ आ गया। अच्छा हुआ, वरना इतने अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, पार्थ जो आ गया है। ऐसे ही एक रोज। अरे मैडम, रहने दो। आप काई को मेरी मदद करने आ जाती हो? वो बड़ी मैडम देख लेगी ना, तो वो फालतू में सुना देगी फिर से, आपको भी और मेरे को भी। अरे नहीं चंपा, आज माझी वापस बाहर गई है और वो सीधे शाम में ही लौटेगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। और मैं जानती हूँ कि माची ने मुझे तुम्हारी मदद करते हुए देख लिया तो वो फिर से मुझ पर चिल्ला देगी। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। वैसे चंपा, माझी दिल की बुरी नहीं है, बस उम्र के साथ उनका गुस्सा बढ़ गया है और कभी कभार वो बहुत चिड़चिड़ी भी बन जाती हैं। कभी कभार? अरे हमेशा ही उनके थोबड़े पर 12 बजे ले रहते हैं। खैर, तुम रोटियां बेल दो और मैं सेकने का काम करती हूँ। ठीक है मैडम, आप बहुत ही अच्छी हो, वरना आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत ही कम रहते हैं। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ मुझे और बातें कम और काम ज्यादा करो। लेकिन एक मिनट चंपा, अब इतनी सारी रोटियां तो हमने बना दी है ना, तो फिर तुम ये एक्स्ट्रा की रोटी क्यों बना रही हो? हम 4 लोगों के लिए इतनी रोटियां बहुत है, तो ये एक्स्ट्रा की रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात तो एकदम बराबर ही है मैडम, लेकिन आपकी सास मुझसे रोज एक्स्ट्रा की रोटियां बनवाती है और साथ में एक्स्ट्रा की सब्जी भी। घर में जो कुछ भी खाना बनता है, वो सारा खाना वो मुझसे एक्स्ट्रा का बनवाती है। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? लेकिन इतना ज्यादा खाना क्यों बनाती हो तुम? आपकी सास का ये कहना है कि घर में मेहमान कभी भी आ सकते हैं या फिर दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ सकता है, तो हम उन्हें भूखे पेट नहीं भेज सकते। इसीलिए वो मुझसे रोज एक्स्ट्रा का खाना बनवाती है। अच्छा, लेकिन हमारे घर पर तो बहुत ही कम मेहमान आते हैं और कोई गरीब भी दरवाजे पर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्यों माँ जी एक्स्ट्रा का खाना क्यों बनवाती हैं। लेकिन एक मिनट, आज तक एक बात मेरे ध्यान में कैसे नहीं आई कि माँ जी इतना ज्यादा खाना बनवाती हैं, लेकिन वो खाना बचा हुआ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो खाना तो मैंने फ्रिज में भी नहीं देखा और माँ जी को किसी को देते हुए भी नहीं देखा। वो तो है मैडम, पर अपन होते कौन है बोलने वाले? मेरे को जितना काम बोला जाता है मैं उतना ही करती है, बाकी अपना दिमाग में कहीं नहीं लगाती। ठीक है चंपा, बेलो तुम रोटियां। इशिता को अपने ससुराल में थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर 2 दिनों के बाद वो अपने मायके चली जाती है। और तभी, ये ले इशिता बेटा, तेरे लिए मैंने सुंदर सुंदर कुर्तियां लाई है, वो भी लखनऊ से। क्या बात है माँ, ये कुर्तियां तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी कुर्तियां लाई। क्या तू भी बेटा अपनी ही माँ को कोई शुक्रिया कहता है क्या? अरे आप मेरी माँ थोड़ी ना हो, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तू भी ना, सच में कुछ भी बोलती रहती है। और बताइए माँ, कैसी रही आपकी लखनऊ की ट्रिप? बहुत अच्छी रही बेटा। अब वो सब छोड़ और तू बता, अभी मेरे यहाँ आने से पहले तू इतनी चिंता में क्यों बैठी थी? सच सच बता मुझे कि आखिर तू किस बारे में सोच रही थी? दरअसल माँ, वो मेरे ससुराल में एक बंद कमरा है और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जब मैं घर में कोई काम करती हूँ तब मेरे दिमाग में उसका ख्याल बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जब मैं खाली बैठती हूँ तब मेरे दिमाग में फिर से उसी के बारे में ख्याल आते हैं और इसी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ माँ। ससुराल का बंद कमरा? अरे ये तू क्या कह रही है बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दरअसल बात ये है। फिर इशिता कुसुम को उस बंद कमरे के बारे में सब बता देती है। हे भगवान, तू भी ना एक नंबर की पगलेट है। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने आपको इतनी गंभीर बात बताई और आप हो कि मुझे ही पगलेट बोल रही हो।
पगलेट नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ तुझे। अरे बचपन से ही तेरी बुरी आदत है हर चीज के बारे में हद से ज्यादा सोचना, भूतों की और रहस्य भरी किताबें पढ़ना, उसी की फिल्में देखना। बस यही सब करती आ रही है तू बचपन से, और ये उसी का नतीजा है जो आज तेरा दिमाग इतना खराब हुआ है। अरे नहीं माँ, ये सब उनके कारण नहीं हुआ है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि उस बंद कमरे के पीछे कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और सच कहूं तो मेरे ससुराल वालों का व्यवहार भी बहुत अजीब है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तू अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा ही दौड़ा रही है। जब तेरी सास ने तुझे कह दिया है कि वो कमरा मेहमानों का कमरा है, तो तू अपने मन में ख्याली पुलाव क्यों पकाई जा रही है। अरे उसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जिन पर तुझे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीजों में अपना समय जाया करना चाहिए। अच्छा ठीक है माँ, अब चलो जाकर मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म पोहे बना दो। मुझे आपके हाथों के वो भोपाली पोहे बहुत पसंद है और आज वही खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बेटा, अभी बनाकर लाती हूँ मैं। फिर कुसुम रसोई में चली जाती है। मैं भी ना एकदम पागल हूँ। मुझे माँ को ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। अब माँ भी बेवजह चिंता करने लगेगी। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन तो तभी आएगा जब मैं उस दरवाजे को खोलकर देखूंगी। हो ना हो, कोई ना कोई राज तो जरूर है और उसका पता मुझे जल्द से जल्द लगाना ही होगा। फिर 2 दिनों के बाद इशिता अपने ससुराल वापस चली जाती है और तभी, अरे ये क्या, इस कमरे का ताला कैसे बदल गया। फिर इशिता उसके बारे में गीतांजलि से सवाल करती है और तभी, अरे तुझे इतनी पंचायत क्यों चाहिए? जब तेरा ऊपर कोई काम नहीं रहता तो फिर तो ऊपर क्यों जाती रहती है? आज भी मायके से आई नहीं कि ऊपर चली गई। अरे ऐसा क्या रखा है तेरा ऊपर? अरे नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस देखनी चाहती हूँ कि वहां पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, वरना हम में से कोई भी वहां पर आता जाता भी नहीं है, इसीलिए मैं ही देखती हूँ। फिर भी तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस कमरे का ताला मैंने ही बदला है, क्योंकि जो पुराना ताला था वो खराब हो चुका था। इसीलिए अब मैंने नया और मजबूत ताला लगाया है। अच्छा, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मंदिर के लिए निकलने में देरी हो रही है। जी माँ जी, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इशिता को हर वक्त बंद कमरे की बात खाई जाती है, जिस कारण उसे नींद भी नहीं आती। फिर एक रात वो हॉल में जाकर बैठती है और तभी, अरे ये माजी ऊपर क्यों गई है, और वो भी रात के 1 बजे। आखिर उनका ऊपर क्या काम रह सकता है। मैं ही जाकर देखती हूँ कि आखिर माजी ऊपर क्या कर रही है। लेकिन इशिता ऊपर जाए उससे पहले ही गीतांजलि नीचे चली आती है। अरे इशिता, तू क्या जरा बोरा गई है क्या? तो मैं भी और क्या करूं माँ जी, मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही और यहाँ पर आकर बैठ गई, और तभी मेरी नजर आपके ऊपर चली गई। लेकिन आप ऊपर क्या कर रही थी माँ जी, वो भी इस समय? डिस्को डांस करने गई थी। चल, तुझे भी करना है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ तो तू कैसी बातें कर रही है वो पहले देखना। हर वक्त बस जासूसों की तरह सवाल करती रहती है मुझसे। अरे मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, और जो बचा हुआ सामान निकला मैं उसे स्टोर रूम में रखने गई थी। बता, और कुछ जानना है क्या तुझे? अरे नहीं माँ जी, चलो अब मैं आराम से सो सकती हूँ। गुड नाइट। गीतांजलि का गुस्सा देखकर इशिता वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब इशिता मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास चला आता है। अरे बेटी, तुम्हारे घर में भूत है। उस बंद कमरे के अंदर भूत रहता है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो काका? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटी।
कल रात उस कमरे की खिड़की खुली देखी मैंने, और वहां पर एक आदमी खड़ा था। और मैं तेरे घर वालों को करीब से जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो कमरा कई महीनों से बंद है। लेकिन कल रात वहां पर कोई था, और वो कोई आदमी नहीं बल्कि भूत था। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे काका, रुक जाइए काका, कहीं ये काका सच तो नहीं बोल रहे? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर घर जाने के बाद इशिता ये बात सबको बताती है, और तभी जरूर वो पागल बुढ़ा तिवारी ही होगा। हाँ इशिता, तिवारी काका दिमागी रूप से ठीक नहीं है। वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसीलिए तुम उनकी बात को इतना सीरियसली मत लो। क्या? हाँ बहू, अरे अब कुछ ही दिन पहले की बात है। उस बुढ़े तिवारी ने पड़ोस की कमला को चुड़ैल कहा, तो उसे सबने मिलकर बहुत कूटा। इसी दिन हमारे हाथ की भी 2-4 थप्पड़ जरूर खाएगा वो, और तभी जाकर उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। वो आदमी रात भर शराब पीता है, और दिन भर गली मोहल्ले में घूमकर वो लोगों को झूठी खबरें देकर डराता रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर उन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। उनके कारण आज कितने लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम भूल गए क्या पार्थ, पिछली बार भी हमने उसे निकाल दिया था, लेकिन वो आदमी फिर से लौट आया। देख इशिता बहू, उस बुड्ढे की बातों में मत आ, और जा सबके लिए मस्त चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। फिर इशिता चाय बनाने जाती है, लेकिन उसके दिमाग में तिवारी काका की बात बैठ जाती है। घर वाले भी गलत नहीं हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि तिवारी काका झूठ नहीं बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। उस हादसे की खबरें रातों रात हेडलाइन बन गई। अमित, फिर एक बार ये क्या पढ़ने मिल रहा है हमें? माना कि तुमने एक लड़की के लिए आवाज उठाई और उन क्रू मेंबर्स को मारा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुमने ये सब एक कोस्टार होने के नाते किया है। अरे फिर वही बात, अरे कोई आदमी अगर किसी के लिए ऐसे बुरे शब्द कहे तो मैं सुनकर लूं, और वो तो रेखा थी, जया की अच्छी सहेली है वो। अमित, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें सब अच्छी तरह से समझ आता है। पिछली बार तुमने कहा था कि मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे गुस्से को सेट पर सभी ने देखा, और मैंने तुम्हारे क्रू मेंबर से भी बात की, और वो सब कह रहे थे कि सर का गुस्सा ये साफ साफ दर्शा रहा था कि उनके दिल में रेखा मैम के लिए कुछ तो है। अरे कोई कुछ भी कह देगा और तुम उसकी बातों को मान भी लोगी। जया, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपनी पति की बात पर विश्वास करना है या फिर दुनिया वालों की बातों पर। अमित गुस्सा होने का नाटक करके अपने कमरे में चला जाता है। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना इन्हें सफाई देते रहा तो इन्हें शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे गुस्से में रहने का ही नाटक करना होगा। फिर एक दिन अचानक से पुष्पावली को रेखा के कमरे में अमित और उसकी तस्वीर मिलती है, और उसे देखकर पुष्पावली एकदम हैरान रह जाती है। रेखा, तुम्हारे कमरे में से मुझे यह तस्वीर मिली है। तुम और अमित दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे मुझे तो ये लगा था कि मीडिया वाकई में तुम दोनों के नामों को इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ा रही है, लेकिन जो सब वो कह रहे हैं वो सच है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अम्मा, वो तुझे समझाया था ना मैंने कि फिर से मत दोहरा वो गलती। याद है ना तुझे? आज से 6 साल पहले तूने ऐसे ही उस विनोद मेहरा के साथ शादी की थी, लेकिन जब तू उसकी माँ के सामने गई तब उसकी माँ ने तुझे चप्पल से मारा और तेरी बेइज्जती की,
क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। और यहाँ तो अमित एक शादीशुदा आदमी है, और वो तो जया यानी तेरी सहेली का पति है। ऊपर से वो 2 बच्चों का भी बाप है। तो मैं और क्या करती अम्मा, ये प्यार होता ही ऐसा है, बस हो जाता है। आप तो समझिए ना मेरी बेबसी को, मैं और किससे आशा रखूं। समझ सकती हूँ मैं, अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तेरे अप्पा की दूसरी बीवी ही हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, तो तू क्यों नहीं रुकी? क्यों बह गई अपनी भावनाओं में? पता नहीं अम्मा, पर मैं थोड़ी ना जया का घर तोड़ रही हूँ। मैंने अमित को ना उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा, और ना ही उसके बच्चों से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर वो दिन के 23 घंटे अपने परिवार को दे रहा है, तो बचा हुआ 1 घंटा मुझे दे दे, क्योंकि मेरे लिए अमित के साथ बिताया हुआ 1 घंटा भी काफी है। अपने आप को संभाल बेटा, ऐसा प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है। नहीं अम्मा, अमित के प्यार ने मुझे बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि अमित के मेरे जिंदगी में आने से ही मैंने अपने आप को जाना, अपने आप में सुधार लाया। और माँ, अमित जैसा भी हो, वो मुझे तहे दिल से प्यार करता है, और वही मेरे लिए बहुत है। अपनी दीवानी बेटी रेखा को देखकर पुष्पावली बहुत चिंतित हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब करवा चौथ का त्योहार आता है, तभी, हेलो अमित, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने पर हर तरफ मानो रौनक ही छा गई है। अरे वाह, तो फिर तुम्हारा व्रत खोलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रेखा, तुमसे ये व्रत हो पाएगा ना? नहीं मतलब, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो अमित, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या, 7 जन्मों तक प्यासी रहने के लिए तैयार हूं मैं। अरे बस बस, 7 जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय, लव यू। लव यू टू रेखा, बाय। रेखा ने पूरी शिद्दत के साथ दिन भर व्रत रखा होता है। फिर शाम होते ही वो अमित के लिए सच सवर कर बैठ जाती है। चांद भी निकल आता है, लेकिन अमित की अब तक कोई खबर ही नहीं होती। कहाँ रह गए तुम अमित? मुझसे अब और इंतजार मत करवाओ। यह इंतजार का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर अमित आज नहीं आया तो? नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित जया का व्रत तोड़ने में व्यस्त होता है। वहाँ पूरा परिवार एक साथ होता है, और यहाँ रेखा अंधेरे में बैठी होती है। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन अमित अब तक नहीं आया था। क्यों अमित, क्यों हमेशा मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं? क्यों कभी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती? खुशियाँ तो आती है, लेकिन उसके बाद खुशियाँ दर्द देकर बराबर का हिसाब कर लेती है। इतना कहकर रेखा रो पड़ती है कि तभी अचानक से वहां पर अमित आता है। रेखा, तुम रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे अमित। तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और हम अच्छा साथ में वक्त बिताएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से पकवान बनाए थे, और सुबह से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा, वो मैं जया और परिवार के साथ उलझा हुआ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूं ना। देखो, चांद भी निकल आया है। चले जाओ अमित यहाँ से। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इस प्यार में पल पल मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम जया के पति ही ठहरे। मैं तो बस एक दूसरी औरत हूं ना, मुझसे थोड़ी तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? छोड़ो अमित, और चले जाओ यहाँ से। चलो। मेरा हाथ छोड़ो अमित, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अमित रेखा का हाथ पकड़कर
उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रुकाई तो रेखा ने देखा कि वो एक काफी सुनसान जगह है और वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अमित? आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेखा। क्या? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम्हें इस दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आज से तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तुम होश में तो हो ना अमित? हाँ रेखा, मैं अपने पूरे होश में हूँ और तभी ये सब कह रहा हूँ। फिर उस रात अमित और रेखा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अमित रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और अमित को अपनी माँ से मिलवाया। नमस्ते अम्मा। ये सब क्या है रेखा? तुम दोनों ने शादी कर ली? और अमित, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? एक बीवी है तुम्हारी, 2 बच्चे भी है। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, क्योंकि मैं और रेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने जया के साथ शादी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया और अब मैं रेखा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आखिर में हर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी और परिवार को ही चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं रेखा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और मैं जानता हूं कि अप्पा ने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको, रेखा और राधा को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आपके साथ वैसा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी रेखा के साथ वही करूंगा। और माँ, इतनी सारी खबरें आई, कितने सारे झगड़े भी हुए, लेकिन अमित हमेशा डटकर सबका सामना करता रहा और बाद में मेरे पास ही लौट कर आया। अम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे रिश्ते से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ना जया को, ना अमित के बाकी परिवार वालों को। यकीन कीजिए मेरा अम्मा। हाँ अम्मा, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पुष्पावली ने बहुत सोचा और उन दोनों की बातों को सुनकर उसने आखिरकार अमित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर ही लिया। वो बेचारी भी क्या करती, बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी जो थी। फिर 1978 में मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा बच्चन परिवार आया होता है। तभी रेखा प्रोजेक्शन रूम में उनके पीछे ही बैठी होती है। अमित के बच्चे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल उस पर गए हैं। काश मैं यहाँ पीछे बैठने की जगह आगे उनके साथ बैठी होती, और काश हम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के सामने छुपाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तभी रेखा की नजर जया पर जाती है और वो देखती है कि अमित और उसके प्यार भरे सीन देखकर जया रो रही है। जया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखती है। फिर एक दिन जया को अपनी सहेली का कॉल आता है। क्या? हाँ जया, मैं झूठ क्यों कहूंगी? मैंने अपनी आंखों से अमित को रेखा के घर के बाहर से निकलते हुए देखा है। अब तू मान या ना मान, लेकिन रेखा और अमित दोनों का अफेयर चल रहा है। इसलिए कह रही हूँ, अपने घर को टूटने से बचा ले जया। ठीक है, देखती हूँ मैं। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर जया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो ये सारी बातें बाऊजी और तेजी को बताती है और तभी अमित की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बाहर जाकर मुंह काला करके आया है और हमें पूछ रहा है कि क्या हुआ है। जया की सहेली ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, उस रेखा के घर से बाहर निकलते हुए। क्या? अब फिर से ये मत कहो कि ये सब झूठ है। बार बार वही सुनने और देखने मिल रहा है। अरे हर बार कोई अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाएगा अमित? तुमने ये बहुत गलत किया है।
मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमित। नहीं जया, हमेशा की तरह ये भी झूठ है। अरे आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। मैंने कहा ना कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सहेली तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा जो चल रहा है। चुप हो जा अमित, अब बस, बहुत हो गया। अब से तो उस रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। तेजी बिल्कुल सही कह रही है। क्या? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तू तो बस बेवकूफों की तरह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुझे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। और कल के कल ही तुझे सारे प्रोड्यूसर्स को ये बताना होगा कि तू रेखा के साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा, और मुझे अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर तेजी और बाबूजी अपने कमरे में चले जाते हैं। और अब अमित को ना चाहते हुए भी सभी प्रोड्यूसर्स को ये बताना ही पड़ता है कि वो अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वो रेखा को भी नजरअंदाज करने लगता है और जया उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। ये अमित को क्या हो गया है? ना तो ये मेरा फोन उठा रहा है, ना ही उसका दोस्त। 6 दिन हो गए हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। बेटी, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। कैसी खबर अम्मा? अमित ने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद वो तेरे साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। क्या? ये खबर सुनकर रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। फिर जब वो उसे मनाने के लिए उसके कमरे में जाता है तब तक वो सो चुकी होती है। पापा, माँ की ये क्या जिद है अभी? मैंने ट्रेन की टिकट के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि मुन्ना, तुझे मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे मन के भाव को अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो तेरी माँ है। पत्नी आने के बाद एक लड़का अपनी माँ और पत्नी में बट ही जाता है। उसे थोड़ा समय दे दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, लेकिन अभी मैं आप दोनों के लिए फ्लाइट्स की टिकट ही बुक कर देता हूँ। नहीं बेटा, तू हमारी ट्रेन की ही टिकट्स बुक कर दे। पर पापा, देख मुन्ना, तेरी माँ अभी उदास हुई है और वो अभी फ्लाइट में जाएगी ही नहीं, इसीलिए तू ट्रेन की ही टिकट बुक कर। ठीक है पापा। फिर कार्तिक उन दोनों के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करता है, जिसके बाद कांता और मनोहर दोनों ट्रेन से ही चले जाते हैं। बनारस से आने के बाद कांता देखती है कि उसकी समधन सुजाता घर आई हुई है। ये लीजिए माँ जी, ये साड़ी मैंने आपके लिए लाई है और ये मिठाई भी। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह जमाई सा, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी माँ जी? आप मेरी माँ हो और एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ जमाई सा, ये बात भी सही है। कार्तिक अपनी सास की खूब अच्छी देखरेख करता है और ये देखकर निधि कांता से कहती है, देखा ना माँ, जो प्यार और खातिरदारी अपनी माँ के लिए करनी चाहिए वो सब भैया अपनी सास के लिए कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया इतने बदल जाएंगे। अरे समधन जी, आ गई आप? अच्छा हुआ आ गई। मुझे लगा कि मैं निकल जाऊंगी और आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगी आज। जी कोई बात नहीं। और बताइए, कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया रहा। इस तरह कांता और सुजाता बातचीत करते हैं और फिर शाम में, तो अब मैं चलती हूँ दीपिका बेटा, बस मेरे लिए एक टैक्सी बुक करा दे। क्या माँ जी, मेरे होते हुए आप कैब में क्यों जाओगी? अरे जमाई सा,
कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। नहीं माँ जी, आपको मैं ही छोड़ूंगा, वो भी मेरी कार से। अब आप मुझे छोड़ोगे तो घर पर आते आते आपको रात के 2 बज जाएंगे। मेरा घर कितनी दूर है। आप आराम कीजिए जमाई साहब, मैं सच में चली जाऊंगी अकेले, और इसमें मुझे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपका सामान दीजिए। फिर कार्तिक सुजाता को छोड़ने चला जाता है, और यह सब देखकर कांता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर एक रात जब दीपिका बालकनी में बैठकर फोन चला रही होती है, तभी उसकी नजर नीचे गेट पर जाती है। अरे, ये निधि इतनी रात को कहाँ जा रही है? निधि, रुको वहीं पर। अरे यार, ये भाभी भी ना सच में मेरी दुश्मन ही है, कहीं भी टपक पड़ती है। दीपिका की आवाज से सब उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, इतनी रात गए तुम हल्ला क्यों मचा रही हो? और ये क्या निधि, सोने का समय हो चुका है, तो फिर तू इतनी सच संवर कर क्यों बैठी है? क्योंकि इन मोहतरमा को रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था माँ जी। क्यों निधि, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी झूठ बोल रही है। चुप रहो निधि, मैंने तुम्हें गेट खोलकर बाहर जाते हुए देखा है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोग तुम्हें इजाजत नहीं देते, इसलिए तुम चुप चुप कर रात में बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। हाँ निधि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है, वरना इतना सच सवर कर तुम कहाँ जा रही थी? लेकिन मैं गेट के बाहर जा ही नहीं रही थी, और मैं तो बस इसीलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे इस नई ड्रेस में अपनी फोटोज खींचनी थी। बस करो निधि, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे अभी तो तुम बाहर से अंदर आई हो, और तुम कह रही हो कि तुम गेट के बाहर नहीं जा रही थी। देखो बेटा, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए रात में बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि रात में बाहर बहुत खतरा होता है। लेकिन ये हमारी चिंता को कहाँ समझ पाएगी? अरे तुम्हें दिन में जितना घूमना है घूमो ना, लेकिन रात में आखिर ऐसा क्या होता है? बस भाभी, अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने तमाशा खड़ा कर दिया। आप ना एक नंबर की कलेशी हो। निधि, अपनी भाभी से बात करने का यह क्या तरीका है? निधि गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने अगर इसे नहीं रोका होता तो ये लड़की कब की चली जाती। चिंता करने पर भी गालियां ही मिलती है मुझे। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। जाने दो बहू, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और अब जाकर सो जाओ। जी पापा जी। ये सब करके भाभी उस दिन के झगड़े का बदला ले रही है, और कुछ नहीं। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, तो अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका और कार्तिक की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं, उस खुशी में वो दोनों एक सुंदर से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी दीपिका। सेम टू यू कार्तिक। हम ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां हमेशा मनाते रहेंगे। हाँ दीपिका, और मुझे माफ करना कार्तिक, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इंसान है हम, हर वक्त बस खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। और कहते हैं ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा भी उन्हीं पर करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तभी अचानक से कार्तिक को निधि का फोन कॉल आता है। हेलो भैया, भैया जल्दी से मेरे कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर आ जा, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। कहाँ हो आप भैया, जल्दी से आ जाओ। निधि, तुम घबराओ मत निधि, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, ठीक है ना? हाँ भैया, जल्दी आ जाओ। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं लगा है, लेकिन मैं भैया और भाभी की 6 मंथ एनिवर्सरी को खराब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, इसी तरह मैं आपसे चुन चुन कर अब बदला लूंगी।
आप जानती नहीं हो मुझे कि मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर कार्तिक दीपिका को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर निधि के पास चला जाता है। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन तुम ठीक तो हो ना निधि? और कहाँ है वो दरिंदे? चले गए भैया। मैं काफी देर तक यहाँ इस पेड़ के पीछे ही छुपी रही, तो वो लोग चले गए। आपके आने पर मेरी सांस में सांस आई है। शुक्रिया भैया। अरे पागल है क्या? तू मेरी छोटी बहन है और तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चल, अब घर चलते हैं। हाँ भैया। फिर घर पहुंचने के बाद कार्तिक गुंडों के बारे में सबको बता देता है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है मेरी बच्ची। और निधि, ये लो, ये पेपर स्प्रे है। ये अपनी बैग में ही रखा कर। जब भी तुझे लगे कि तुझे कोई परेशान कर रहा है तो सीधे उसके मुंह पर ये स्प्रे छिड़क देना। ठीक है भैया। और अब से रोजाना मैं तुझे छोड़ने और लेने आया करूंगा, क्योंकि आज उन गुंडों ने तुझे देखा है और कल को वो फिर से वापस आ गए तो। हाँ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि। लेकिन कार्तिक के पहुंचते ही गुंडे अचानक से गायब कैसे हो गए? मुझे तो शक हो रहा है कि सच में वहां पर गुंडे आए भी थे या नहीं, या इसने ये सब इसीलिए नाटक किया है ताकि कार्तिक और मेरी 6 मंथ एनिवर्सरी खराब हो जाए। भाभी, आप ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? उस रात का बदला लेने के लिए। बहू, कुछ भी मत बोल मेरी बेटी को, वरना एक लाफा लगाऊंगी तुझे। अरे मेरी बेटी तेरी तरह बुरी बिल्कुल नहीं है। वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। बस बहुत हो गई बहस। अब इस विषय पर यही खत्म करो। बहू, तुम भी अपने काम निपटाओ और किसी के मुंह मत लगो। और तुम दोनों भी। मुझे इस घर में शांति चाहिए। घर को बस मच्छी मार्केट बनाकर रख दिया है तुम सब ने। वे सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से कांता की तबीयत खराब हो जाती है और तभी दीपिका उसका बहुत ध्यान रखती है। माँ जी, ये आपके लिए खिचड़ी बनाई है मैंने। चलिए उठिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। ठीक है बहू। ये सब देखकर निधि को बहुत जलन होती है और फिर बाद में, अरे माँ, आप अपनी बहू के अच्छेपन को सच मत समझना। वो ये सब ढोंग कर रही है। आपने देखा ना उस दिन जब भैया मुझे बचाने आए थे, तब कैसे गुस्सा हो गई थी और कुछ भी कहने लगी थी। पहले तो वो आपको भैया से दूर कर रही थी और अब मुझे भैया से दूर करने की कोशिश कर रही है। हाँ निधि, मैं सब समझ रही हूँ। तुझे मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक एक बात अच्छी तरह से याद है। हाँ माँ, भाभी जैसी औरत मैंने आज तक तो देखी ही नहीं है। इतनी दोगली है वो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज सब कार्तिक के प्रमोशन की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खुशी के मारे कांता अपने हाथों से कार्तिक के पसंद के लड्डू बनाती है। अरे बहू, ये बेसन के लड्डू मैंने मुन्ना के लिए बनाए हैं। अभी तो मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर वो मेरे आने से पहले आ गया तो तू उसे ये दे देना। उसके पसंदीदा लड्डू है ये। ठीक है माँ जी, मैं उसे दे दूंगी। फिर कांता मंदिर चली जाती है और फिर जब दीपिका अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, तभी चालाकी से निधि उन लड्डू को घर के बाहर फेंक देती है। अब आएगा मजा। फिर जब कांता मंदिर से लौटती है, तभी घर के बाहर पड़े लड्डुओं को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। बहू, जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वो बाहर किसने फेंके? क्या वो लड्डू बाहर फेंके हुए हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ जी? बाप रे बाप भाभी, अरे कितनी छोटी हो आप और कितना नाटक करती हो। सच में माँ, पापा, भैया, वो बेसन के लड्डू बाहर भाभी ने ही फेंके हैं। मैंने और मेरी सहेली ध्रुवी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। चाहिए तो आप ध्रुवी को फोन कीजिए और पूछिए उससे। क्या? अरे मुझे लगा कि होगा कुछ खराब पदार्थ, इसीलिए भाभी ने उसे बाहर फेंक दिया।
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड्डू माँ ने खास भैया के लिए बनाए थे। अरे और कितना गिरेगी तू बहू, और कितनी फूट डालेगी माँ और बेटे के बीच में? क्यों किया तूने ऐसा? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने वो लड्डू बाहर नहीं फेंके हैं, कसम से। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? निधि, तुम झूठ बोल रही हो। अगर कोई फूट डालना चाहती है ना, तो वो ये निधि है, मैं नहीं माँ जी। बस बहू, अरे हर बार मैं तुम्हारा पक्ष लेता हूँ क्योंकि गलती निधि की होती है, लेकिन इस बार निधि झूठ नहीं बोल रही। अरे भला ये ऐसा क्यों करेगी? क्या मिलेगा इसे झूठ बोलकर? हाँ दीपिका, अरे मैं मानता हूँ कि निधि थोड़ी नादान है, बदतमीज भी है, लेकिन वो ये सब कभी नहीं करेगी। अरे इस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि मैंने तुझे लड्डू दिए हैं, शायद तभी ये घर पर भी नहीं थी। भाभी, आपका पर्दाफाश हो चुका है। मान लीजिए अपनी गलती, और मान लीजिए इस बात को कि आप भैया को उनके परिवार से अलग करना चाहती हो, उनका बंटवारा करना चाहती हो। आज तुमने मेरे मन से अपनी इज्जत खो दी है बहू। आज मुझे पता चला कि जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता ही नहीं। और दीपिका, मैं हमेशा तुम्हारे कारण माँ और निधि का दिल दुखाता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ठीक है, अगर आप सबको मैं गलत लगती हूँ तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, और आज से मैं आप लोगों को फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। खुश रहिए आप सब। इतना कहकर दीपिका अपना सामान बांधती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।